दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस देश की राजनीति से उम्मीद खो चुके लोग और जो भी आस राजनीतिक व्यवस्था को लेकर है उनको लेकर ही सवाल है, या फिर इस देश की राजनीति और दूसरी तरफ आंदोलन से लेकर कोई उम्मीद और कोई आस जो पाले हुए हैं उनको लेकर भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है, क्या इस देश के भीतर में वाकई कोई आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है कि वह अपने तौर पर राजनीति को मथ कर रख दे। और मथने का मतलब है कि उसके अपने उम्मीदवार, उसकी अपनी पार्टी, उसके अपने प्रचार के तरीके, बूथ मैनेजमेंट उसका अपना वोटरों तक पहुंचने का रास्ता, उसके जरिए जिस विचारधारा को भारत के सिस्टम का हिस्सा बनाने की सोच होगी, दरअसल उसी लाइन पर वह आंदोलन राजनीति में अंदर आता चला जाएगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति संभव इस देश के भीतर में हो सकती है? हमें लगता है कि शुरुआत में इसी बात का जिक्र किया जाए। क्या इस देश में चल रहा किसान आंदोलन, जो कि लगभग अब 4 महीने तक चल पड़ा है और आने वाले वक्त में कितने दिन यह और चलेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बीते 4 महीने के दौर में क्या आपके भीतर एक वक्त भी यह सवाल उठा कि अगर इस देश का किसान तय कर ले कि उसे राजनीति को बदल देना है तो वह बदल देगा? लेकिन 4 महीने से किसान उसी सरकार की तरफ, उसी सत्ता की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं जिस सत्ता और सरकार की जरूरत एक ऐसा बाजार है जिसमें किसान फिट कहीं से नहीं बैठता है, जिसकी अर्थव्यवस्था की जरूरतें किसानों से जुड़ी हुई नहीं है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की जो बाजारवादी सोच है उसमें भारत का किसान कहीं फिट बैठता ही नहीं है। फिर भी किसान आंदोलन लगातार कह रहा है 3 कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी को आप कानून बना दीजिए। यह संभव है क्या? और यहीं से एक दूसरा सवाल निकलता है, तो फिर किसान आंदोलन क्या बेअसर हो चला है या किसान आंदोलन का कोई असर सरकार पर नहीं है? ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि आंदोलन के स्थल पर जब आप जाइएगा, जो दिल्ली की सीमा पर मौजूद है, चाहे वो सिंधी बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर का बॉर्डर हो, वहां पर अब प्लास्टिक की छतें हटने लगी हैं, छप्पर आने लगे हैं। गर्मी से सामना करने के लिए कूलर भी आ रहे हैं, कुछ पंखे भी आ गए हैं। लगातार लंगर चल रहा है और लंगर भारत का एक ऐसा सच है जो कि मोहल्ले में भी कहीं लंगर हो जाए तो एक कतार आपको नजर आएगी, जो बड़ी तादाद में लोग उस लंगर में भोजन खाने पहुंच जाते हैं। गुरुद्वारों के लंगर में भी लोग पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक बहुत साफ है, इस देश की जरूरत भूख है और भूख से 2-2 हाथ करते हुए लोग लंगर तक पर जा टिके हैं। और किसान आंदोलन चूंकि अन्नदाताओं का आंदोलन है तो वहां पर अन्न की कमी नहीं होगी, यह भी सच है। लेकिन अन्न की कमी नहीं होगी, लगातार लंगर चलते रहेंगे, लगातार वहां पर लोगों का जमावड़ा अपने अपने स्तर पर लगातार चलता रहेगा, होता रहेगा। तो क्या यह भारत की राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं? या फिर एक लंबे वक्त के बाद, आज 4 महीने हुए हैं, कल 5 महीने होंगे, परसों 1 साल होगा, तो क्या यह पूरी परिस्थिति जो है भारत की सियासत को पलट देगी? सच क्या है? हमें लगता है कि क्या वाकई किसान अगर राजनीतिक तौर पर आंदोलन को अपने शक्ल में पैदा करते हुए इस देश की सियासत को बदलने की दिशा में ले जाए तो क्या भारत का वोटर उसे वोट देना शुरू कर देगा? क्या हर कोई जुड़ता चला जाएगा, इस क्राइसिस को मानेगा कि यह देश किसानी से ही जीवित है और किसानी पर टिके हुए एक बड़ी तादाद जो है उनका रोजगार भी ना खत्म हो जाए, उनके सामने भी संकट ना आ जाए? यह पूरा देश सोचने लगेगा क्या? भारत दुनिया की कतार में सबसे कम सब्सिडी देने वाले देशों में आता है। भारत दुनिया के कतार में किसानों को सबसे कम रियायत देने वालों की कतार में आता है। और दुनिया के विकसित देशों में भी जब टैक्स पेयर का पैसा किसानों में बांटा जाता है तो टैक्स पेयर कहीं से शोर नहीं करता, हंगामा नहीं करता। और भारत के भीतर में सबसे ज्यादा टैक्स लेकर सत्ता अपनी राजसी ठाट बाट पर पैसे को उड़ा देती है। तो इस देश के भीतर में आंदोलन का सच क्या होगा, आंदोलन की दिशा क्या होनी चाहिए? और खास तौर से तब जब सरकार का अपना सिस्टम और इस देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा किसानों के लिए अनुकूल है ही नहीं और माना ही नहीं जाता है और कोई मानने को तैयार ही नहीं है। और ऐसा क्यों है? हमें लगता है इसको 2-3 स्तर पे आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। शुरुआत इसी बात से की जाए कि किसान दुनिया में, भारत का किसान सबसे ज्यादा
उत्पादन की दृष्टि से जाना जाता है, लेकिन किसानों को सबसे कम आय भारत में ही होती है। यह भी भारत का एक सच है। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि भारत के भीतर में जो सारे अनाजों को मिला दीजिएगा तो एक साल में उसका जो औसत निकल कर आएगा वो आज की तारीख में बीते 4-5 और आने वाले वक्त में 3-4 साल को आप मिला दीजिए तो लगभग वो आएगा 30 करोड़ टन अनाज भारत एक साल में उपजाता है। 30 करोड़ टन भारत एक साल में उपजाता, यह जहन में रखिए। जो गोडाउन्स हैं, जो एफसीआई के गोडाउन हैं और जो सारे गोडाउन्स हैं, उन सारे गोडाउन्स में अनाज रखने की ताकत 7 करोड़ 74 लाख टन है। 30 करोड़ में से 7 करोड़ 74 लाख टन ही गोडाउन्स में रखा जाता है। अब यहां पर है कि अगर उतना अनाज भारत सरकार ने खरीद लिया और गोडाउन्स में रख दिया, और इसके पैरेलल में एक सवाल आता है कि भारत राशन कार्ड से भी तो अनाज पूरे देश में बांटता है, इसीलिए एफसीआई एमएसपी पर अनाज लेती है। और जिस एमएसपी को कानून बनाने का जिक्र किसान कर रहे हैं, तो वो कितना अनाज अपने यहां रख पाएगी और कितना राशन कार्ड के जरिए यानी पीडीएस सिस्टम के जरिए बंटता है। या फिर महामारी के दौर में जो 8 महीने तक सरकार ने मुफ्त अनाज बांटा है, जिस बात का जिक्र किया, कितना बटा यह अलग मसला है, जो ऐलान किया गया, उतना अनाज भी अगर साल दर साल या हमेशा के लिए सरकार देने भी लगे तो भी स्थिति क्या होगी। तो आपको जानकर हैरत होगी कि राशन कार्ड से दिए जाने वाला अनाज या महामारी के दौर में सरकार ने जो अपने तरीके से गरीब कल्याण योजना चलाई, पहले 3 महीने की फिर 5 महीने की, अब अगर उसको पूरे साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए कह दिया जाए हाँ हम अनाज बांटते रहेंगे 80 करोड़ लोगों को, तो भी जितना अनाज खर्च होगा, राशन दुकान में जितना अनाज खर्च होगा, गोडाउन्स में जितना अनाज रखा जाएगा, उसके अलावे भी अनाज इस देश में पैदा होता है। वो अनाज फिर प्राइवेट हाथों में जाता है। तो आइए पन्नों को पलट रहे हैं। उत्पादन खुद होता है कुल मिला के 30 करोड़ टन। एफसीआई और सारे गोडाउन्स को मिला के अनाज रखने की कैपेसिटी है 7 करोड़ 74 लाख टन। भारत में कुल राशन कार्ड है तकरीबन 23 करोड़ 18 लाख 46 हजार 416। 23 करोड़ के लगभग राशन कार्ड है। प्रति व्यक्ति अनाज जो मिलता है, जो अंत्योदय योजना या कहें जो बीपीएल परिवार जो होते हैं, उनको 5 केजी अनाज मिलता है प्रति व्यक्ति। एक राशन कार्ड के हिसाब से अगर हम लगाना शुरू करें तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रति व्यक्ति 5 केजी, और माना जाता है भारत में कि हर परिवार में 5 लोग होंगे, पति पत्नी और 3 बच्चे, या फिर उनके माता पिता और एक बच्चा, इस रूप में माना जाता है। 5 सदस्यों का एक परिवार लिया जाता है। 23 करोड़ राशन कार्ड के हिसाब से अगर 35 किलो अनाज, हालांकि जो बीपीएल परिवार के नीचे होता है उन्हें 15 केजी अनाज ही दिया जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सबको आप 35 केजी अनाज दे डालिए इस 23 करोड़ राशन कार्ड के जरिए, तो एक महीने में आप 811 करोड़ केजी अनाज बांट रहे हैं। एक टन में होता है 1000 किलो। 811 करोड़ केजी अगर एक महीने में अनाज बांट रहे हैं आप, तो इसको जब आप एक टन में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 81 लाख टन। एक महीने में 81 लाख टन हो रहा है। एक महीने में आप अनाज बांटते हैं राशन दुकान के जरिए, और पूरे साल में अगर इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो होता है 972 लाख टन। 972 लाख टन आपने राशन दुकान के जरिए बांटा। हर साल बांटते हैं। अनाज कितना हो रहा है? 30 करोड़ टन। बांट कितना पा रहे हैं? 972 लाख टन। अब इसमें गरीब कल्याण योजना को भी जोड़िए, जो कि महामारी के दौर में पहले 3 महीने में 120 लाख टन बांटा गया, उसके बाद 5 महीने में 203 लाख टन बांटा गया, और अगर इसको दोनों को मिला दीजिए और उसमें बाकी भी 4 महीने और जोड़ दीजिए कि पूरे साल अगर सरकार जो अनाज बांट रही थी 5-5 केजी, उसको जोड़ते चले जाइए तो 12 महीने में कुल सरकार को बांटना पड़ेगा 487 लाख टन। यानी अंत्योदय यानी राशन कार्ड के मातहत 35 केजी का अनाज देना और गरीब कल्याण योजना के तहत छूट फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देना 487, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो यह लगभग बनता है 1459 लाख टन। यानी लगभग 1500 लाख टन
बन रहा है। लेकिन अनाज कितना होता है भारत में? फिर से आइए, हमने आपसे जिक्र किया था 30 करोड़ टन। इसको अगर लाख टन में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 3000 लाख टन। लेकिन आप अंत्योदय योजना और गरीब योजना में अनाज इसका आधा ही बांट पा रहे हैं। 3000 का आधा यानी 1500, हालांकि 1500 से भी एक्यूरेसी में कम है, 1459 लाख टन। अभी भी आपके पास आधा अनाज बचा हुआ है जो किसान उपजाता है। एफसीआई गोडाउन को इसमें जोड़ दीजिए। जो एफसीआई गोडाउन में अनाज जाता है वह लगभग, हमने शुरू में ही आपको जानकारी दी कि 774 लाख टन। हमने इसको करोड़ों में कन्वर्ट किया था, 7 करोड़ 74 लाख टन। यानी इस तीनों को जोड़ दीजिए, अंत्योदय योजना, गरीब कल्याण योजना और एफसीआई गोडाउन प्लस प्राइवेट गोडाउन, सबको मिला के अनाज 2233 लाख टन और 3000 लाख टन अनाज हो रहा है। अभी भी आपके पास बहुत अनाज बचा हुआ है और इतने बचे हुए अनाज का मतलब यह है कि जितना बचा हुआ है वो लगभग इस देश के भीतर में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अनाज जाएगा, क्योंकि लगभग 750 लाख टन अनाज अभी भी बचा हुआ है। सरकार क्या जो अनाज खरीदती है उसकी भी सरकार एक कीमत बताती है, जो इस दौर में भी सरकार ने अपने तौर पर बताई जरूर, और सरकार ने बताया कितना खर्च हमको पड़ रहा है इस पे। अगर मान लीजिए हम उसको भी जोड़ना शुरू कर दें कि सरकार कितना खर्च इस अनाज पे करेगी। राशन कार्ड से अनाज बेच रही है, उसमें सस्ते में अनाज बेच रही है, उसका सरकार पे कितना बोझ पड़ता है। अंत्योदय योजना, गरीब कल्याण योजना में सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, उससे कितना बोझ पड़ता है। एफसीआई और तमाम गोडाउन्स में जो अनाज रखती है उस पर सरकार का कितना बोझ पड़ता है, क्योंकि एफसीआई भी आज की तारीख में लगभग 3.5 लाख करोड़ के घाटे पर चल रहा है। इन सारी चीजों को जरा जोड़ना शुरू कीजिए। सरकार ने जो गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज बांटना शुरू किया तो उसमें सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ा, 5 महीने की जानकारी सरकार ने दी कि हम पे लगभग 90,000 करोड़ का बोझ पड़ा है। उसी लिहाज से जब आप निकालना शुरू करेंगे तो गरीब कल्याण योजना के तहत अगर सरकार इस देश में हर बरस फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देना शुरू कर दे, जो महामारी के दौर में दिया गया, तो सरकार पर पूरा बोझ पड़ता है 2,16,000 करोड़, यानी प्रति महीने 18,000 करोड़ का सरकार पर बोझ पड़ेगा। 18,000 करोड़ का मतलब है कि एक महीने में सरकार ने 40 लाख टन अनाज बांटा इस गरीब कल्याण के तहत। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है, अगर आप पीडीएस सिस्टम से जो सरकार पर बोझ पड़ता है वो हर महीने में सरकार तकरीबन 81 लाख टन अनाज बांटती है और 12 महीने में 972 लाख टन बांटती है। अगर पीडीएस सिस्टम को भी फ्री